स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। पिछली क्लास में हमने गॉस थ्योरम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था और समझा था। तो उसी गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो गॉस थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन है वो है हमारा फ्लक्स निकालना। पर फ्लक्स आपके 12th के क्लास में है नहीं कि आप गॉस थ्योरम का यूज़ करके फ्लक्स निकालें। कल मैंने इसका पिछले लेक्चर में मैंने इसका थोड़ा सा एक तरीका बताया था कि कैसे निकाला जाता है। तो जो दूसरा एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसको आज हम लोग करेंगे कि हम लोग अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, अलग अलग शेप एंड साइज के कारण, मतलब अलग अलग क्लोज सरफेस के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आज सीखेंगे। और उसमें हम यूज़ क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो उसका एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है कि जब हम गॉस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसमें हमें एक सरफेस की ज़रूरत पड़ती है और वो सरफेस होता है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस हम मानेंगे वो, और देखिए गॉसियन सरफेस भी क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, वो भी किसी तरह से ओपन नहीं रहेगा, वो भी क्लोज सरफेस रहेगा। तो गॉसियन सरफेस की कुछ स्पेशलिटी होती है, मतलब हम ऐसा गॉसियन सरफेस मानेंगे जो कुछ कंडीशन को फुलफिल करे। ऐसा नहीं कि किसी भी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस मान लें, ऐसा नहीं, कुछ एक कंडीशन होता है जो फुलफिल करना चाहिए। जिसमें से पहला कंडीशन ये होता है कि गॉसियन सरफेस को सिमेट्री होना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री मतलब आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री उसको कहते हैं जब किसी भी सरफेस को या किसी भी शेप या किसी भी क्या बोल सकते हैं, फिगर को कहीं से भी काटे तो जो दो टुकड़ा बनता है वो दोनों टुकड़ा का अगर साइज, शेप या फिर दिखने में एक जैसा हो तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, जहाँ से काटे उसके अबाउट वो सिमेट्री है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही गॉसियन सरफेस को चूज करेंगे कि वो हमारा सिमेट्री हो हर तरह से। देखेंगे अभी कैसे होगा। तो मेनली हम गॉसियन सरफेस जो यूज़ करते हैं वो दो ही तरह का यूज़ करते हैं। पहला सिलेंड्रिकल, दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल केस में हम यूज़ करेंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का, बाकी अदर केस में हम यूज़ करेंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, ठीक है। और गॉसियन सरफेस जो है वो किसी भी चार्ज से नहीं पास होना चाहिए। अगर मेरे पास दो या दो से अधिक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम दिया हुआ है तो किसी भी चार्ज से गॉसियन सरफेस नहीं पास होना चाहिए। हाँ, गॉसियन सरफेस का एक ये स्पेशलिटी है कि ये, मतलब स्पेशलिटी नहीं, कंडीशन बोल सकते हैं कि ये कंडीशन है कि वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना ज़रूरी है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अगर वो उस पॉइंट से पास नहीं करेगा तो हम नहीं निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक चीज़ और कि अगर हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालेंगे, जो अभी हम वही कॉन्सेप्ट सारे करेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो गॉसियन सरफेस है जितना हम गॉसियन, जहाँ तक हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, चार्ज इनक्लोज चार्ज हम वहीं तक मानेंगे। मैं इस बात को भी समझाऊंगा अच्छा से जब स्फीयर का केस आएगा तब। तो चलिए पहले देखते हैं, धीरे धीरे एक एक केस करके देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छा से और समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला एप्लीकेशन है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। मतलब हमारा जो लाइन चार्ज रहेगा, यानी जो मान सकते हैं कि एक लाइन रहेगा, एक तार रहेगा, उसमें क्या रहेगा, चार्ज रहेगा और वो इनफाइनाइट लेंथ का रहेगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट जैसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट हम बना नहीं सकते। इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि मैंने एक बहुत बड़ी ये लाइन चार्ज ली और इसके बगल में, जस्ट बगल में मैंने पॉइंट कंसिडर किया है। इस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे जो खड़ा रहेगा वो खड़ा होकर देखेगा लाइन को, तो इसको ये लाइन इतना बड़ा दिखेगा कि इसके लिए लगेगा क्या, इसके लिए लगेगा कि ये लाइन क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का। लेकिन ये इनफाइनाइट तो है नहीं, एक फाइनाइट लेंथ है।
लेकिन अगर ये पॉइंट सामने हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर यही पॉइंट अगर दूर रहेगा तो फिर इसके लिए फाइनाइट नज़र आने लगेगा। तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीट, तो उसमें भी क्या होगा, इनफाइनाइट सीट में तो वहाँ पे भी क्या है, जो हमारा पॉइंट रहेगा वो सीट के बहुत नज़दीक में रहेगा, तो उस केस को हम मान सकते हैं कि वो क्या एक इनफाइनाइट सीट है। ठीक है, ओके। तो चलिए सबसे पहला जो केस हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो इसको करने से पहले आप लेक्चर नंबर 13 मेरा देखिए, उसमें मैंने एक फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताया था, और वो क्या आया था, उसका जो आंसर आया था यानी जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, वो आया था E = K लैम्बडा बाय D जो डिस्टेंस था, और साइन θ1 प्लस साइन θ2, ऐसा कुछ आया था। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, और एक पैरेलल कंपोनेंट भी आया था, वो आया था हमारा K लैम्बडा बाई D कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ऐसा ही कुछ आया था ना, कि θ2 आया था पहले। लेट मी चेक, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ क्या आया था, नहीं यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये फॉर्मूला ठीक है, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला आया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण आया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी केस को मैं ना एक इनफाइनाइट के लिए इसी फॉर्मूले को मैं यूज करता हूँ और इनफाइनाइट के लिए निकालता हूँ। इनफाइनाइट, मान लीजिए अगर यही पॉइंट, मान लीजिए ये लाइन चार्ज था, फाइनाइट लाइन चार्ज था, और ये पॉइंट मिडिल में था, तो मिडिल में जब पॉइंट रहता उस केस पे क्या होता था, उस केस में ये होता था कि ये वाला जो एंगल होता था और ये वाला जो एंगल होता था, यानी ये डिस्टेंस था D, और ये एंगल और ये एंगल, ये था θ1 और ये था θ2, दोनों बराबर हो जाता है। और दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये θ1 = θ2 बराबर हो जाता है थीटा के। ठीक है, हम थीटा मान सकते हैं दोनों। तो यहाँ पे करेंगे θ1 × θ2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर K लैम्बडा बाई D, और साइन θ1 θ2 यानी साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको ना देखिए, ये हमारा आ गया एक क्या, फाइनाइट के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ना साइन थीटा का वैल्यू लिख देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा क्या है, थीटा है, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना थीटा, सिंपली थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या था, ये हमारा क्या था, मान लीजिए ये L लेंथ का है, ये L लेंथ का था, तो ये हमारा D था, तो ये क्या जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, तो ये होता है हमारा ये L लेंथ का, तो ये हो जाएगा L/2 यानी L²/2। ठीक है, और ये हो जाएगा D²। तो जो साइन थीटा आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो 2 पहले आएगा K लैम्बडा बाई D, और यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा L/L²/2 प्लस D²। ठीक है, ये आया। अब इसको मैं ना थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा ना, तो मॉडिफाई करने के बाद ये कुछ ऐसा बदल जाएगा कि ये हमारा जो हाँ ठीक है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे किसके लिए निकालना है, मुझे निकालना है फाइनाइट के लिए, सॉरी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। तो ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, हाँ इसको मैं छोड़ता हूँ। देखिए अब मैं ना ये हमारा फॉर्मूला आया था जो मैंने भी निकाला। ठीक है, अब मैं इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी आप छोड़िए, मैंने झूठ मूठ में इसमें टाइम वेस्ट किया। देखिए इसी को मैं फॉर्मूला लेता हूँ, और एक इस लाइन के लिए यानी जो
इनफाइनाइट लाइन चार्ज इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो इनफाइनाइट के लिए ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और सामने इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से, जो ये जो एंगल बनेगा वो कहाँ जा बनेगा, ये ऐसे जाएगा और कहीं जाकर 90 डिग्री इनफाइनाइट में बनेगा, नीचे इनफाइनाइट में। इसी तरह जो ये देखिए, मैं ये वाला बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट है, ये लाइन चार्ज खुद इनफाइनाइट है, बहुत ऊपर तक जा रहा है। तो ये जो बनेगा ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सीधा जाएगा ऐसे, और ये कहीं जाके कहाँ मिलेगा, तो ये जाके कहीं पे इन्फिनिटी में जाके मिलेगा। आ गया। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस था डी, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। दोनों क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। और जब दोनों 90 डिग्री का बन रहा है तो θ1 बराबर θ2 क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री है तो यहाँ पे रखिए 90 + 90, sin 91 + sin 91, यानी 1 + 1 हो गया 2। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि देखिए इसमें अगर 90 रखूँगा तो cos 90 0 हो जाएगा, 0 - 0 0, यानी परपेंडिकुलर वाला तो खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ ये बचेगा, तो ज़रूरी नहीं हमें परपेंडिकुलर लिखना, सिर्फ हमारा यही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या हो जाएगा, 2k λ/d, ये डिस्टेंस है d, ठीक है, लाइन चार्ज से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है d। अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ और इस k का वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा फील्ड आ गया, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, ये फील्ड हमारा है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। और इसका इसको अगर मैं लिखना चाहूँ डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो 2k λ/d, 2k λ/d। और इसका डिस्टेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण किधर आता है, उस डायरेक्शन में आता है। और इसको मैं x मान रहा हूँ तो x कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x कैप, ठीक है, या फिर आप i कैप भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया। तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इतना आता है, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण है और ये एक फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण है, ठीक है। अब मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ गॉस थ्योरम, तो हमें गॉस थ्योरम को यूज करके लाना है। तो मैंने तो यहाँ तो कहीं गॉस थ्योरम यूज ही नहीं किया। हाँ, मैं सिर्फ ये निकाल के दिखा रहा था कि ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अब मैं गॉस थ्योरम से करूँगा तो गॉस थ्योरम से करने के बाद भी ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं निकालूंगा एक लाइन चार्ज के कारण जो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो यही फॉर्मूला आना चाहिए और बिल्कुल आएगा। मैं भी दिखाता हूँ करके। तो मैं सिर्फ अभी ये समझा रहा था कि देखिए हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है ये, वो मैंने जब मैं लेक्चर नंबर 13 में जो कैलकुलेशन किया था वो थोड़ा लेंथी जा रहा था, लेकिन गॉस थ्योरम देखिए कितना आसान कर देता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गॉस थ्योरम से निकालते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको पहले मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो प्रोसेस है वो कैसा रहता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज माना है, ठीक है। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है। ये डॉट का मतलब है, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये पूरा इनफाइनाइट तक ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने क्या किया, ये पॉइंट P माना है, ये पॉइंट P माना है और इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस माना है और मैंने ये बताया था कि जो गॉसियन सरफेस मैं मानूंगा वो होना चाहिए सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक के रूप में या फिर स्फेरिकल। तो मैं यहाँ पे मुझे स्फेरिकल लगाना उतना उचित नहीं रहेगा, उस पर मैं नहीं निकाल सकता सही से। तो मैं यहाँ पे किससे निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मतलब देखिए ये लाइन के इस साइड देखिए और इस साइड देखिए, क्या रहेगा हमारा, दोनों साइड क्या है, सिमेट्रिक है। जैसा फिगर इधर है वैसा ही फिगर इधर है, तो ये क्या है, एक सिलेंडर सिमेट्री है, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ। दूसरा, ये गॉसियन सरफेस देखिए, जो सरफेस है सिलेंडर का, ये जो सरफेस है कर्व सरफेस,
किसी सरफेस पर जो है सरफेस, उसी सरफेस पे ये हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है P, ये उसी सरफेस है, ये लाइन चार्ज था ऐसे, इसके चारों तरफ सरफेस है और उसी सरफेस पर एक पॉइंट है जिस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हमें गॉस थ्योरम को यूज़ करना है। तो हमें पता है कि गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम से हम जानते हैं, वी नो फ्रॉम गॉस थ्योरम, वी नो फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से हमें क्या पता है कि जो फाई होता है फ्लक्स, वो होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे पहले क्यू निकालना है और ये फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो नहीं निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसलिए बोल रहा था कि उसको निकाल लेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप निकल जाएगा, और अभी हम यही निकालेंगे, फ्लक्स और क्यू इनक्लोज्ड ही निकालेंगे। तो हमें एक और फॉर्मूला पता था जो गॉस थ्योरम से ही आता है, वो क्या आता है, ये आता है हमारा ऐसे, E डॉट डी ए क्लोज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये है एक सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन हमें यहाँ करना है, तो इसको हमको ना यहाँ पे हमें 3 सरफेस दिख रही है। देखिए सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें E डॉट डी ए निकालना है, तो ये हमें सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, अच्छा सरफेस इंटीग्रेशन भूल जाइए, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन आप लोग अभी सुने भी नहीं होंगे, वो बेसिक में आता है सरफेस इंटीग्रेशन। तो अभी आप भूल जाइए सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ई डॉट, अच्छा डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख के मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 सरफेस हैं, एक ऊपर वाला सरफेस है, एक नीचे वाला सरफेस है, और एक ये जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर का जो एक कर्व सरफेस होता है ना चारों तरफ वाला, एक वो है, एक ऊपर का सरफेस है, एक नीचे का फ्लैट सरफेस, यानी 2 फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। तो फ्लक्स जो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, पिछले क्लास में जब मैं गॉस थ्योरम बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं, ये हम फ्लक्स से निकाल रहे हैं ना, इधर वाला साइड क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। तो जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो हमारे पास जब क्यूब का केस आता है तो वहाँ पे हमें 6 इंटीग्रेशन करना पड़ता है, 6 सरफेस से हमको फ्लक्स निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 सरफेस है, तो मैं यहाँ 3 सरफेस से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सरफेस को डिवाइड करता हूँ, मतलब नाम दे देता हूँ। तो ये ऊपर वाला सरफेस 1 है, नीचे वाला सरफेस 2 है, और कर्व सरफेस को मैं क्या बोल रहा हूँ, 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 से निकालता हूँ, फ्लैट सरफेस से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ फाई1 बराबर ये हो जाएगा, यानी ई डॉट डी ए कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखिए सरफेस वन ये है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर है, और हमें पता है कि एक लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लाइन चार्ज से अवे होता है, यानी दूर की ओर होता है। ठीक है, इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस साइड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ना ही ऊपर होगा ना ही नीचे होगा। फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अगर इस तरफ ले रहे हैं, पॉइंट अगर इस तरफ है तो इधर होता है डायरेक्शन,
और पॉइंट अगर इस साइड में है, इधर है, तो डायरेक्शन इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता है, ये आपने देखा है। और अभी जब मैंने निकाल के बताया था नॉर्मल मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लाइन से निकाला, तो वहाँ पे भी मैंने डायरेक्शन को लिखा था एक्स कैप के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये जो डायरेक्शन इधर है या फिर इधर है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है या फिर इधर है। तो आप देख पा रहे हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, यानी cos 90, ठीक। थीटा क्या हो जा रहा है, 90, और थीटा 90 हो जा रहा है, तो ये हमारा हो गया क्या, 0, यानी फ्लक्स 1 जो हो गया, यानी सरफेस 1 से जो फ्लक्स पास करे वो क्या होगा, 0। तो ये हो गया 0, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो मैथमेटिक्स से पता चल गया। फिजिकल थॉट से क्या हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, लाइन चार्ज, ठीक है। अब ये सरफेस ऐसे है, फ्लैट, ठीक है, सर्कुलर सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, डिस्क मान सकते हैं कि ये डिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिस्क ऐसे बनाए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, और सरफेस हमारा क्या है, फ्लैट है। तो क्या कोई भी फील्ड लाइंस जो यहाँ से जो फील्ड लाइन ऐसे ऐसे चारों तरफ निकलेगा, एक लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड लाइंस निकलेगा, मान लीजिए ये लाइन चार्ज है और इस लाइन से जो फील्ड लाइन निकल रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन चारों तरफ निकलेगा, और फ्लैट सरफेस ऐसे है। तो क्या कोई भी फील्ड लाइंस पास करेगी इस सरफेस से, नहीं करेगी, उसको ये सरफेस जो है उसको टच करते हुए निकलेगी। जिस तरह कल मैंने बताया था कि फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है सरफेस से पैरेलल ना कि एरिया वेक्टर, तो अगर सरफेस के पैरेलल है तो वो टच करते हुए निकलेगी, ठीक है। अब टच करते हुए निकलेगी तो उसको तो पास करेगी नहीं सरफेस को, और जब कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं करती है किसी सरफेस से तो उसको वहाँ फ्लक्स क्या होता है, 0, इसीलिए यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जा रहा है, 0। सेम केस होगा सरफेस 2 के लिए। सरफेस 2 नीचे है, नीचे वाला फ्लैट सरफेस, उसका एरिया वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ, तो वहाँ पे भी क्या होगा, एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी, और एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी तो फ्लक्स 0। मैथमेटिक्स से भी क्या होगा, नीचे है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल 90, cos 90 0। तो हमें फिर से ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारा φ2 भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हमारा बच गया ये जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है ना, उससे फ्लक्स। तो देखिए, तो φ3 जो होगा वो होगा E डॉट, मतलब E डॉट नहीं होगा, मल्टीप्लाइड DA cos। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो आप एक सिलेंडर एज्यूम कीजिए, और सिलेंडर में आप देखिए कि सिलेंडर के किसी भी एक सरफेस को लीजिए, वहाँ उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा। मान लीजिए इसको मैं मान रहा, इस पॉइंट पे मैं निकालना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मैंने माना, ठीक है, ऐसे छोटा सा एरिया, उसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, इधर। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पहले से इधर है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी किधर हो जाएगा, इधर। अब ये तो गोल है पूरा, तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप इधर भी देखिए, तो यहाँ पे जो सिलेंडर का सरफेस होगा ऐसे वो गोल मुड़ा हुआ, ठीक है, गोल मुड़ा हुआ, तो ये जाएगा ऐसे एरिया वेक्टर, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स भी जाएगा वो ऐसे जाएगा। तो हर तरफ जहाँ भी देखा, इधर देखिए तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर, यहाँ देखिए तो इधर एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर। ये अब एक एज्यूम कीजिए कि एक यहाँ पे क्या, एक सिलेंडर का सरफेस है चारों तरफ से, एक सिलेंडर यानी एक पाइप है, ठीक है। तो अब जहाँ भी देखेंगे चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, ठीक है। और जब सेम होगा तो थीटा क्या होता है, 0 हो जाता है, और cos 0 क्या हो जाएगा, 1,
cos 0 हो जाएगा 1 E डॉट डी ए, ठीक है। और cos 0 के 1। ओके, अब यहाँ पे हम ना ई को ना, ई कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। देखिए सरफेस, देखिए सरफेस का जो रेडियस है वो आर है, तो हर जगह इसका जो रेडियस होगा आर होगा, आर होगा। एक सिलेंडर का रेडियस बदलता थोड़े है, कोण नहीं है, कोण शंकु नहीं है कि उसका ऊपर में कम होगा रेडियस, नीचे सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं। सिलेंडर का हर जगह रेडियस आपका सेम होता है। तो अगर हम सरफेस पे चल रहे हैं, चारों तरफ सरफेस में चलेंगे, तो सरफेस में क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर सरफेस तक डिस्टेंस सेम होता है। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है वो क्या होता है, KQ/R², यानी ये R पे डिपेंड करता है। तो R अगर मेरा सेम है, चार्ज तो पहले से सेम है, चार्ज तो पहले से सेम है, तो ये सेम है, K भी सेम है। एक पॉइंट चाहिए मतलब, इस पॉइंट चार्ज के कारण मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है, तो R तो मेरा सेम है, इस पॉइंट चार्ज के लिए भी ले, इस पॉइंट चार्ज के लिए भी ले, इसके लिए ले, तो सबके लिए जो R का वैल्यू वो सेम है। और R का वैल्यू जब सेम है तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि K पहले से कांस्टेंट है, Q हमने पहले से मान रखा है कि टोटल चार्ज Q है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेने का एक यही फ़ायदा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है ना, वो कांस्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो वेरिएबल नहीं रहता है फिर। और वेरिएबल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से क्या होती है, बाहर आती है। 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2 क्या होता है, बाहर आता है, और हम x का डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने ऐसा गॉसियन सरफेस माना जिसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो गया कांस्टेंट। हमने कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस ही ऐसा माना। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसा ना मान के, ये हमारा लाइन चार्ज था, ये पॉइंट था, गॉसियन सरफेस में ऐसे मान लेता गॉसियन सरफेस, और ऐसा गॉसियन सरफेस मानता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही रहेगा, ये थीटा बन गया। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, यानी हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, यानी यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सामने है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, इंटीग्रेशन से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमको बाहर करना है, ये इस क्वांटिटी को हमको बाहर करना है, तो इसको हमको कांस्टेंट बनाना होगा। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस को यूज़ किया। गॉसियन सरफेस क्या है, एक ऐसा सरफेस होता है जो एक सिमेट्री हमको देता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ सिमेट्री देता है। ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके चारों ओर का ये सिमेट्री है गॉसियन सरफेस, ठीक है। ओके, तो इसीलिए हमने इस तरह का गॉसियन सरफेस माना ताकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, यानी हमारा ई जो हो गया वो क्या हो गया, बाहर हो गया। और हम सिर्फ क्या करेंगे, डी ए का इंटीग्रेशन, यानी क्या है, छोटे छोटे एरिया, जो ये एक छोटा एरिया माना हो ना, तो छोटे छोटे एरिया को मिला के एक पूरा बड़ा एरिया बनेगा। और ये किसका बात हो रहा है, कर्व सरफेस का। तो याद कीजिए, कर्व सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πRL। 2πRL आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि जो सिलेंडर होता है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πRL। तो हमारा जो इसका इंटीग्रेशन आ गया वो आ गया, ये तो जाएगा एरिया ए, तो यहाँ से आ गया E × 2π, रेडियस R और लेंथ L दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा L, ठीक है। यानी हमारा फ्लक्स 3 निकल गया। अब हमारा फ्लक्स निकल गया। अब देखिए मैंने ये बोला था कि गॉस थ्योरम ना
3 लाइन में आंसर दे देता है, लेकिन यहाँ तो लाइन बढ़ गया। तो लाइन बढ़ गया इसलिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहूँगा तो इसको 3 लाइन में ही सिमट दूंगा। और बीएससी में आप यही करोगे, बीएससी में आप 3 लाइन में इसको सिमट दोगे, कर दोगे, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं बारी बारी से यहाँ कर रहा हूँ, समझ रहे ना। ये बीएससी में हम लोग कैसे करते हैं पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट डी ए बाहर किए, डी ए का जगह 2πRL, बस सिंपल फ्लक्स निकल गया, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। E × 2πRL हो गया बस। उसके बाद इसको निकालना था Q इनक्लोज, वो भी निकल जाता है तुरंत और आंसर हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा 3-4 लाइन हो गया, बाकी आपका क्लियर हो जाता है, इतने में क्लियर हो जाता है, ठीक है। 3 से 4 लाइन में, ज़्यादा उससे नहीं आता है, ओके। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ मिटाना होगा। तो मैं ये अनवांटेड चीज़ को अब मैं मिटाता हूँ, ये मिटाना होगा मुझे, ठीक है। और ये सब कचरा को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे कचरे हैं। ओके, अब देखिए हमारा फ्लक्स निकल गया है। टोटल फ्लक्स क्या हो गया, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आएगा ∅1 + ∅2 + ∅3। तो ये हमारा था टोटल फ्लक्स। इसके बदले में क्या लिखूँगा, ∅1 + ∅2 + ∅3 बराबर Q इनक्लोज्ड बाय ε0, ठीक है। अब ये ∅1 और ∅2 तो 0 हो गया, सिर्फ बचा ∅3। और ∅3 क्या आया मेरा, ∅3 जो हमारा आया है वो आया है E × 2πRL। और अब हमें निकालना है सिर्फ ये Q इनक्लोज्ड। अब Q इनक्लोज्ड मतलब जो हमने गॉसियन सरफेस माना है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, मतलब बंद है। तो चार्ज तो हमारा पूरा लाइन में है, इधर भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, पर हमें पूरा नहीं लेना, सिर्फ इस गॉसियन सरफेस जहाँ तक है उसके अंदर क्या है। तो चार्ज को हम कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा था, देखिए इसमें जो लीनियर चार्ज, जो इसमें चार्ज डेंसिटी, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्बडा है। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि लैम्बडा इक्वल टू जो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमें चार्ज लेना है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, चार्ज लेना है, यानी चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड जो हमारा स्मॉल q है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू एल, लैम्बडा इंटू एल, ठीक है। ये जो है ये यूनिट लेंथ में, L जो है यूनिट लेंथ है, तो यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है। लीनियर चार्ज डेंसिटी याद कीजिए, जो लेक्चर हमने बनाया था चार्ज डेंसिटी के ऊपर। चार्ज डेंसिटी यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। और हमने ये जो माना वो यूनिट लेंथ माना है। मान लीजिए ये मैंने माना 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना चार्ज है, तो 1 मीटर में इतना चार्ज है, यानी Q/L। तो Q क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्बडा इंटू एल। तो यहाँ से हमारा Q इनक्लोज निकल गया, क्या निकल गया, Q इनक्लोज निकल गया। अब Q इनक्लोज निकल गया तो बस मुझे यहाँ पे वैल्यू रखना है, लैम्बडा इंटू एल, लैम्बडा इंटू एल। ये है हमारा साइड का, इसको भी नोट करना है, ये ज़रूरी है, इसको भी नोट करना है, ठीक है। ये हमारा Q इनक्लोज है, ठीक है। और मैंने पूरा टोटल चार्ज Q माना है, टोटल चार्ज क्या माना है, Q। तो देखिए टोटल चार्ज Q है, लेकिन Q इनक्लोज कितना आ रहा है, लैम्बडा इंटू एल आ रहा है, लैम्बडा इंटू एल आ रहा है, जो इसके अंदर चार्ज है। टोटल चार्ज हमारा Q है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे Q इनक्लोज स्मॉल ही लिखता हूँ, क्योंकि मैंने कैपिटल Q पूरा लाइन में जो चार्ज है उसको माना है, तो मैं इसको ना स्मॉल ही लिखता, अच्छा रहेगा, ओके।
चलिए, ये होगा क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज आपको समझ में आ रही होगी बात। कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो पूरा लाइन में है, इनफाइनाइट लेंथ का है, पूरा इनफाइनाइट लेंथ में जितना है वो पूरा क्यू है, कैपिटल क्यू। ये जो निकाल रहा हूँ मैं क्यू स्मॉल क्यू इनक्लोज, सिर्फ इस क्वेश्चन सरफेस के अंदर जो चार्ज है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि पूरा जो लाइन चार्ज में उसमें 10 कूलम चार्ज है। कितना है? 10 कूलम चार्ज। और मैं जो निकाल रहा हूँ इस गॉसियन सरफेस के अंदर, वो चार्ज जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2 कूलम। क्या आ रहा है? 2 कूलम। तो ये है, ये 2 कूलम जो क्यू इनक्लोज निकल रहा है ना, 2 कूलम, वो है ये क्यू इनक्लोज जो इसके अंदर है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, यस, लैम्बडा से लैम्बडा ई, सॉरी एल से एल कटिए, तो हमारा जो आएगा ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर, और नीचे एप्सिलॉन नॉट छूटी है ना, एप्सिलॉन नॉट, नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अब निकल चुका है। तो अब ये नीचे वाला कोई ज़रूरत नहीं है, नोट आप लोग कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पास हो गया, आप लोग नोट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल चुका है, ये E इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्म में याद करते हैं, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण, लेकिन जो मैंने अभी कुछ देर पहले निकाल के दिखाया था नॉर्मल मेथड से, उसमें लैम्बडा वाला टर्म नहीं आया था, के का टर्म आया था। तो मैं इसको के का टर्म बदल सकता हूँ। कैसे? सिंपली क्या करूँगा, इस लैम्बडा का वैल्यू रख दूंगा। लैम्बडा क्या है? क्यू इनक्लोज बाय, ये लैम्बडा क्या है? क्यू इनक्लोज बाय यूनिट लेंथ। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज बाय एल। ठीक है, तो लैम्बडा का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, नहीं, हाँ, लैम्बडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, पर यूनिट लेंथ, ओके, लैम्बडा का क्यू बाय एल। हाँ देखिए हमारा जो क्या आया था, उसमें जो आया था के क्यू बाय डी आया था ना शायद, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। देखिए आंसर आपका आ गया, आंसर आपका ये है। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में रखना चाहें तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो उधर ही होगा। इसको मैं मान लेता हूँ एक्स कैप डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा एक्स कैप। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फॉर्मूला आ गया, यही फॉर्मूला होता है। पर मैं मैच कर रहा हूँ किससे? उससे जो मैंने पहले निकाला था। क्या आया था शायद? क्या आया था? के लैम्बडा डी ना शायद, मुझे याद नहीं आ रही, मुझे लिख लेना चाहिए था कहीं पे साइड में। कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या था? 2K, और क्या आया था? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आता है ना, तो 90 प्लस 90 हो जाता है 1 2, यानी 2K और लैम्बडा बाय डी, आई थिंक यही आता है ना, के लैम्बडा बाय डी आता है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1, हाँ ये आता है 2K लैम्बडा बाय 2। तो आई थिंक लैम्बडा में है, तो मुझे ये लैम्बडा से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि इसमें भी लैम्बडा है, इसमें भी लैम्बडा है। तो मैं झूठ मूठ में परेशान हो रहा था कि क्यों लैम्बडा को चेंज करें, मैं लैम्बडा को क्यों चेंज करूँ, उसमें लैम्बडा है तो, इसलिए मुझे फॉर्मूला को पहले लिख लेना चाहिए था कहीं साइड में। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मैच कराता हूँ उससे, सिंपल सा है। कैसे है? यहाँ पे देखिए, अरे देखिए उसमें आप अगर के का वैल्यू रखेंगे ना, तो जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो ये फॉर्म में आएगा। तो इसको मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या करूँगा? सिंपल क्या करूँगा, के के फॉर्म में लाना है। और के का वैल्यू क्या आता है? के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
के का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे आना चाहिए 4 पाई, 2 पाई है 4 पाई नहीं है, लैम्बडा है सॉरी एप्सिलॉन नॉट है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, पाई है, पर 4 नहीं है। 4 के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर से 2 मल्टीप्लाई नीचे भी डिवाइड कर दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऐसे E इज इक्वल टू लेमडा 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे भी डिवाइड कर दिया, यानी तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट और 2, ये 2 और 2 कटेगा तो यही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग ऐसा करते हैं हमेशा मैथमेटिक्स में। तो अब क्या हो गया इक्वल टू 2 लेमडा और ये हो गया 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा पहले मैं एप्सिलॉन नॉट को लिखता हूँ, एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब ये देखिए 1, इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा बाय आर। इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ के। तो ये हो गया E इक्वल टू के लैम्बडा बाय आर। अच्छा ठीक है, ये 2 प्लस था तो 2 यहाँ पे लिखना होगा, और वहाँ पे डिस्टेंस हम d माने थे तो यहाँ d आया था। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या है r है, क्योंकि ये हमने डिस्टेंस माना नहीं है कुछ, क्योंकि रेडियस जो है, जो रेडियस होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। और तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ क्योंकि ये जो डिस्टेंस क्या जो ये डिस्टेंस वही होगा ना जो रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 के लैम्बडा बाय आर, और ये भी क्या होगा एक्स कैप। तो देखिए सेम टू सेम वही फॉर्मूला आया कि नहीं आया, ये जो हमने निकाला था नॉर्मल मेथड से, ठीक है, वो और ये गॉस थ्योरम से, तो दोनों सेम आ रहा है। तो अगर आपको इस फॉर्म में याद रखना है तो इस फॉर्म में याद रखिए, आपको इस फॉर्म में याद रखना है तो इस फॉर्म में याद रखिए, दोनों ठीक एक ही चीज़ है, एक दूसरे को आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया फाइनल फार्मूला, ये है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, जिसमें टोटल चार्ज q है, उसके कारण किसी एक पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस में r ही होगा क्योंकि जो ये रेडियस होगा वही, जो r डिस्टेंस पे है उस पॉइंट पर इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है ये, या फिर ये 2k लैम्बडा बाय आर, ठीक है। अब थोड़ा ना इसमें चर्चा करते हैं। 2 कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, लैम्बडा भी कांस्टेंट, r तो कांस्टेंट है, r क्या है कांस्टेंट है। अब देखिए ये लैम्बडा में भी कांस्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि 12th में आप जितना भी चार्ज डेंसिटी पढ़ोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, सब का सब आपको कांस्टेंट दिया रहेगा, बदलेगा नहीं। बीएसएम जैसे आप जाओगे उसमें आपका ये बदलना शुरू हो जाएगा, लैम्बडा के वैल्यू दे देगा ऐसे, लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट आर स्क्वायर, आर के साथ बदल रहा है चार्ज डेंसिटी, यहाँ चार्ज डेंसिटी कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग हो गया, यहाँ कुछ अलग हो गया, सिग्मा दे देगा, सिग्मा नॉट साइन थीटा, साइन थीटा के साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी बदल रहा है, रो दे देगा, रो आर के पावर 4, रो नॉट आर के पावर 4, मतलब या फिर यहाँ पे कुछ भी दे देगा, के दे देगा जो एक कांस्टेंट रहेगा, के दे देगा, रो नॉट कुछ भी दे देगा जो आर पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बदल जा रही है, वहाँ पे बदलती है। 12th में ऐसा नहीं है, 12th में आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट ही देगा, वेरिएबल आपको नहीं मिलेगा। तो ये कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यानी सब कुछ क्या है कांस्टेंट है। हाँ एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये कांस्टेंट इस पर्टिकुलर केस के लिए है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाऊँगा, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे गॉसियन थे, हमारा गॉसियन सरफेस यहाँ से पास करेगा, ऐसे करके ऐसे पास करेगा गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस थोड़ा बड़ा बनेगा,
यानी उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, और ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट आ रहा है वो सिर्फ इस लाइन पे आ रहा है। इस लाइन पे जितना भी पॉइंट आएगा, इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है, सब पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इस लाइन से आगे या पीछे जाते हैं तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। अगर हम इधर आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, और कैसे बढ़ेगा, सिंगल पावर है, पावर सिंगल है, पॉइंट चार्ज के कारण नहीं। पॉइंट चार्ज में कारण क्या होता है, वह आर स्क्वायर का जो है डिपेंडेंसी आता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एक पॉइंट चार्ज के कारण वो क्या आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस घटता है तो उसका 4 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या है, जितना आपका कम होगा उतना ही से आपका ये बढ़ेगा। यानी अगर 1 कम होता है तो ये 1 बढ़ेगा, डिस्टेंस 2 कम होगा 2 बढ़ेगा, बढ़ेगा डिस्टेंस 2 बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कम हो जाएगा, स्क्वायर पे नहीं जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फाइनाइट ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसके बीच ये अंतर होता है कि पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, स्क्वायर पे डिपेंडेंसी होती है, इन्वर्सली डिपेंडेंसी, और इसमें जो होता है वो सिर्फ सिंगल पावर पे होती है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा पहला जो एप्लीकेशन था वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे दूसरा एप्लीकेशन। अब इन सब जो ये सब जो फॉर्मूले निकल रहे हैं, यहाँ से आपके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बुक्स में आपके दिए हुए हैं, कुछ मैं अपने से भी दूंगा, कुछ दूसरे बुक से ला के दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं न्यूमेरिकल ज़रूर कराऊंगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा इसका दूसरा एप्लीकेशन जो आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।